पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो सैफ पावर लिमिटेड के बारे में है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की एक मशहूर जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी का हम फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसकी कारोबारी पोजीशन कैसी है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे हम कोशिश करेंगे कि पिछला जो इसका 5 साल का रिकॉर्ड है, हिस्टोरिक डेटा है, उसमें से हम देखें कि कंपनी ने किस तरह के पे आउट्स दिए हैं, कंपनी की अर्निंग्स कैसे रही, इसकी सेल्स और जो बाकी डेटा है उसमें किस तरह की चेंजेस आती रही हैं। और इसके अलावा इस कंपनी के हवाले से बाकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी की हेल्थ के हवाले से, उस कंपनी की पॉलिसीज़, उस कंपनी के प्लान्स, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उस सब के बारे में आगाही आपके लिए ज़रूरी होती है, ताकि आप बेहतर तौर पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकें। सैफ पावर लिमिटेड, जो कि SPWL के टिकर के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, इस कंपनी का अगर हम हाई लेवल इंट्रोडक्शन देखें तो ये कंपनी सैफ ग्रुप की कंपनी है। सैफ ग्रुप की पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और उनमें से एक कंपनी जो कि पावर सेक्टर में है वो सैफ पावर लिमिटेड है। और इस कंपनी का क़याम 2004 में अमल में आया था, और 2010 से ये ऑपरेशनल है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये 2014 से रजिस्टर्ड है। सैफ पावर कंपनी का साहिवाल पंजाब के अंदर 225 मेगावाट की कैपेसिटी का प्लांट है, और इससे जो बिजली पैदा होती है वो फिर जो पावर परचेज़र हैं उनके ज़रिए ये पाकिस्तान की जो बिजली की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन प्ले कर रही है। इस कंपनी के पावर प्लांट की अगर हम बात करें कि वो किस तरह चल रहा है, तो इसके 2 गैस टरबाइन और एक स्टीम टरबाइन पर मुश्तमिल प्लांट है, और गैस और स्टीम दोनों के ज़रिए ये अपनी बिजली बना रही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स और रेशोज़ देखते हैं सैफ पावर लिमिटेड के हवाले से। और इसके शेयर के हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट के अंदर इसके शेयर की प्राइस 17 रुपये 92 पैसे है, जबकि पिछले एक साल की अगर हम रेंज देखें तो 15 रुपये 96 पैसे और 25 रुपये 75 पैसे के बीच में इसकी ट्रेड होती रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि आपको इसकी जो 52 वीक्स की रेंज है उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र नहीं आ रही, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो SPWL का स्टॉक है ये थोड़ा सा कॉर्नर्ड स्टॉक है, इन अ सेंस के इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रेड्स नज़र नहीं आएंगी, इसका वॉल्यूम कोई बहुत ज़्यादा आपको नज़र नहीं आएगा, और साथ साथ ये भी कि इसकी बीटा वैल्यू भी काफ़ी कम है। इस वजह से ये जो मार्केट की जो बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं ले रही होती। तो अगर आप एज अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो उस केस में शायद आपको ये ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे, लेकिन आगे चल के हम जब डिटेल में मज़ीद बात करेंगे इस कंपनी के हवाले से तो आपको पता चलेगा कि एज एन इन्वेस्टर ये कंपनी आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव साबित हो सकती है। अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो वो है 6.93 बिलियन, जबकि लास्ट जो ईयरली EPS है इसका वो था 4.52 रुपीज़। पिछले 12 महीनों की अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 3.93 बनती है, जो कि पावर सेक्टर की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो है उसके आसपास ही है। इस लिहाज से इसको हम कोई ओवर वैल्यूड शेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर भी नहीं कहेंगे। सेल्स ग्रोथ अगर हम इसकी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2020 से 21 तक तो वो 83.69% थी। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो दिसंबर में एंड होता है, इस लिहाज से अभी जून 30 को जो पीरियड क्लोज हुआ है उसका जो रिज़ल्ट हम आगे डिस्कस भी करेंगे वो इसका हाफ ईयरली रिज़ल्ट था। इसका ईयर दिसंबर में क्लोज होगा और उसकी बेसिस पे फिर इसके 2022 का डेटा भी हमें अवेलेबल होगा। सेल्स ग्रोथ अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो अप टिल 30 जून यानी कि फर्स्ट क्वार्टर 22 से लेके सेकंड क्वार्टर ऑफ 22 तक देखें तो 835.61% इसकी सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज़ है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर की ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूजेज और यूटिलाइजेशन होती है बिजली की, तो उसी हिसाब से इन कंपनीज़ के ऊपर भी जो प्रोडक्शन है या जो उनकी कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन है उसके हवाले से प्रेशर होता है, और जब वो उस प्रेशर को लेते हुए एक बेहतर तरीके से अपनी प्रोडक्शन करती हैं, अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करती हैं, तो उनकी सेल्स में भी ग्रोथ होती है। इस कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो अप टू सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 81.54% है। परसेंटेज में डेट टू इक्विटी रेशो, तो इसको अगर आप नॉर्मल रेशो के हिसाब से देखें तो इसको आप डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो 0.81 बनती है,
तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो भी हौसला अफजा है कि कंपनी के पास जो डेट्स हैं उससे ज़्यादा ये कंपनी इक्विटीज़ के ऊपर रिलाई कर रही है। उसके बाद लास्ट जो इसका एनुअल डिविडेंड है वो 8 रुपये है। और यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि इस साल के जो 6 महीने हैं अब तक, यानी कि हाफ ईयरली रिजल्ट्स या 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें इस कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड एज सच अनाउंस नहीं किया। उसकी एक रीज़न ये भी है कि पिछले साल का जो 4.5 रुपीज़ का एक और डिविडेंड था जो इस साल इस कंपनी ने अनाउंस किया है, क्योंकि इसको पिछली कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिली थी जो पेमेंट्स की, जो इसकी ओवर ड्यू थी, तो वो जब उसको मिली हैं तो उसने पिछले साल के रिजल्ट्स की मद में एक अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया है। इसके बाद पे आउट रेशो अगर हम इसकी देखें अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो बनती है 176.99%। ये 100% से ज़्यादा है, जिसमें बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि कंपनी अपनी अर्निंग से ज़्यादा आपको पे आउट दे रही है, लेकिन इसकी वजह यह है कि कंपनी को पिछली पेमेंट्स जो बहुत सारी इनकी पेंडिंग होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जब वो मिलती हैं तो पावर सेक्टर की बेशतर कंपनीज़ का ऐसे ही है कि वो अच्छा खासा डिविडेंड दे देती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पे आउट रेशो के नंबर्स होते हैं वो हमें ऐसे एक फील दे रहे होते हैं कि जैसे ही अपनी अर्निंग से भी ज़्यादा दे रही हैं। अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें अप टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो बनता है 44.57%, जो कि एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी, जिससे हम लिटरली ये कह सकते हैं कि तकरीबन 2 साल में आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन पूरे के पूरे पैसे आपको डिविडेंड की मद में मिल सकते हैं, अगर ये कंपनी इसी परसेंटेज या 50% के आसपास डिविडेंड यील्ड आपको दे। लेकिन डिविडेंड यील्ड ये जो पिछले अप टू फोर्थ क्वार्टर 2021 है, ज़रूरी नहीं कि आगे भी इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड इतनी ही रहे, क्योंकि इस साल के अभी तक 6 मंथ्स में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो इस लिहाज से जब अब देखना ही होगा कि अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में ये कंपनी कितना डिविडेंड देती है। तो अगर उसमें अच्छा रिजल्ट दे दिया तो फिर तो डिविडेंड यील्ड इसकी 2022 की भी अच्छी होगी, अदरवाइज इसमें आपको एक कमी नज़र आएगी। उसके बाद अगर करंट रेशो देखें इस कंपनी की अप टिल सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022 तो वो बनती है 1.28, जो कि एक अच्छा नंबर है, विच मीन्स के इस कंपनी की जो करंट एसेट्स हैं वो इसकी करंट लायबिलिटीज से खतरखा तौर पे ज़्यादा हैं। अब हम SPWL का इनकम हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल हिस्टोरिकली फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट 2017 से लेके अप टू द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 हम देखते हैं। अगर हम इसकी सेल्स देखें तो 2017 में इसकी 12.25 बिलियन की सेल्स थी, जो कि 18 में बढ़कर 16.6 बिलियन हो गई, जो कि 36% का इजाफा था। लेकिन फिर 19 में और 20 में हम देख सकते हैं कि इसकी सेल्स में कमी हुई है। 19 में ये 14.9 बिलियन, जबकि 20 में बहुत ज़्यादा कम होकर 8.9 बिलियन पे रह गई थी। 19 के मुकाबले में अगर 20 में देखें तो इसकी जो सेल्स हैं उसमें 40% की कमी हुई है। लेकिन 21 में इस कंपनी ने रिबाउंड किया और 16.39 बिलियन की सेल्स की हैं, जो कि 20 के मुकाबले में 83% का गेन है। उसके बाद इस साल का जो हाफ ईयर है, अब तक के जो 2 क्वार्टर हैं उसमें इसने 11.9 बिलियन की सेल्स कर ली हैं। पिछले साल की पूरी अगर सेल्स 16.3 बिलियन थी तो इस साल के 2 क्वार्टर्स की अगर 12 बिलियन के करीब जा चुकी हैं, तो हम एक अजम्पशन कर सकते हैं कि अगर यही इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा होपफुली, तो अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स मिला के जो इसकी टोटल सेल्स होंगी इस साल की वो होपफुली 2021 से भी ज़्यादा होंगी। उसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो 2017 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट 3.4 बिलियन था। 12 बिलियन की सेल पे 3.4 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 30% के करीब बनता है जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इसका। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम इंक्रीज देखें तो 2018 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा 16.89% कंपेयर टू 2017। तो सेल्स में इजाफा 36% था, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में इजाफा सिर्फ 17% के करीब था, विच मीन्स के 2018 में जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा रही। 19 में अगर हम देखें तो इनकी जो सेल्स हैं वो तो 10% कम हो गई थी कंपेयर टू 2018, लेकिन जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें 23% का इजाफा है। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि 14.9 बिलियन की सेल्स में इन्होंने 5.01 बिलियन की ग्रॉस प्रॉफिट हासिल की, विच मीन्स के इनकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 2019 में बेहतर रहा। 2020 में अगर हम देखें तो 8.9 बिलियन की सेल्स के बाद जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 3.3 बिलियन था, और इसको अगर 2019 के ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हम देखें तो ये 33.64% का डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का हम अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी सिर्फ 8.9 बिलियन की सेल्स के साथ 3.3 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट है,
जो कि 30% से ऊपर बन रहा है। 2021 में अगर हम देखें तो 16.39 बिलियन की सेल्स के साथ इनका 2.7 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट था, जो कि बहुत कम ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर हम इसको 2020 के साथ कंपैरिजन करके भी देखें तो 17.7% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। 2022 का जो हाफ ईयर रिजल्ट है उसमें हम देख सकते हैं कि इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सिर्फ 1.56 बिलियन है, विच मीन्स कि 2022 में अब तक 11.9 तकरीबन 12 बिलियन की सेल्स के साथ सिर्फ 1.5 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट हमें बता रहा है कि इस साल इनको जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। तो इसको अगर हम आगे चल के अगले 2 क्वार्टर्स में भी ये अज्यूम करें कि तकरीबन ऐसा ही रिजल्ट रहेगा, तो ये कोई हौसला अफजा नंबर नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी हमें तकरीबन मिला जुला ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इनके ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा थे जिस साल में, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा थे, और जहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट में कमी थी वहाँ पर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी तकरीबन वही नंबर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट वगैरह हैं वो तकरीबन सिमिलर पैटर्न शो कर रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इनका तो 2017 में इनका 2.5 बिलियन और वो बढ़कर 2018 में 3.0 बिलियन यानी 17% का इंक्रीज, फिर 19 में 3.6 बिलियन, उसको अगर हम कंपैरेटिव टर्म में देखें तो वो 20% का इंक्रीज हुआ, जबकि 2020 में ये कम हो गए 2.37 बिलियन विच इज़ 35% डिक्लाइन, और 21 में मजीद हम देखें तो कमी हुई है 1.7 बिलियन। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2021 की अगर हम सेल्स देखें तो वो बाकी तमाम सालों से ज़्यादा हैं 16.39 बिलियन, लेकिन 2021 की अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखें तो वो बाकी तमाम सालों से कम है विच इज़ 1.7 बिलियन। तो विच स्टेट्स के 2021 में इनको ना सिर्फ ये कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा, बल्कि उसके अलावा जो फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट हैं, वो सारी कॉस्ट को भी अगर हम देखें तो 21 में इनको वो ज़्यादा पड़ी हैं। इसमें एक और फैक्टर हो सकता है कि कंपनीज की अदर इनकम भी होती हैं, बाज़ औक़ात उनकी अदर इनकम ज़्यादा होती है किसी साल में वो कम होती हैं। तो दैट्स अनदर फैक्टर जिसको हमें फर्दर देखना चाहिए जब आप इसकी बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट को और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करें। 2022 के हाफ ईयरली रिजल्ट को अगर हम देखें तो इनकी अब तक की जो नेट प्रॉफिट है वो 744.6 मिलियन है। तो इस लिहाज से हम देखें तो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस साल भी इनकी जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल से कम ही नज़र आ रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अब हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन का हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं जो कि बेस्ड है इनकी बैलेंस शीट में अवेलेबल डेटा से। यहाँ भी हम 2017 से 21 तक का डेटा लेंगे। करंट एसेट्स अगर हम देखें तो 2017 में इनके 5.9 बिलियन थे, तो करंट एसेट इनके मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, फिर 9.1 बिलियन 18 में, फिर 11.1 19 में, 20 में इनके 12.3 बिलियन और 21 में 15.2 बिलियन पे चले गए। और हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। करंट एसेट्स को हमेशा करंट लायबिलिटीज़ के साथ देखना चाहिए कि अगर एसेट्स इंक्रीज हुए हैं करंट एसेट्स, तो क्या करंट लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ में हम देखें तो वो भी 5.6 से बढ़ के 9.5, फिर थोड़ा सा घट के 9.1, फिर 20 में 8.8 मजीद कमी, और 21 में 10.6 बिलियन इनकी जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हौसला अफजा चीज़ है कि इनकी जो करंट एसेट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर एक परसेंटेज के साथ बढ़ते रहे हैं, जबकि इनकी करंट लायबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। यही वजह है कि इनकी करंट जो रेशो हमने देखी थी इससे पहले वो काफ़ी हौसला अफजा थी। उसके बाद टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज़ के साथ अगर हमें कंपैरेटिवली देखें तो टोटल एसेट्स इनके वो भी मुसलसल बढ़ते गए हैं, 19.6 से बढ़ के 23.04, फिर 2019 में 24.7, 2020 में 25.4 और 2021 में 27.01 बिलियन पे चले गए, जो कि कंटिन्यूस इंक्रीज हमें शो कर रहा है। लेकिन इनकी टोटल लायबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि 2017 के मुकाबले में 18 में इनकी 18.5% करंट टोटल लायबिलिटीज़ तो बढ़ी हैं, लेकिन 19 में ये कम हो गई और 20 में फिर और कम हुई हैं। और अगर हम 21 में देखें तो इनकी फिर कुछ बढ़ी हैं लेकिन 11.07। तो जहाँ पर इनकी टोटल एसेट 27.01 बिलियन है, तो इनकी जो टोटल लायबिलिटीज़ है वो सिर्फ 11.07 बिलियन है। तो दैट शोज के इनकी जो स्ट्रेंथ है इन टर्म्स ऑफ एसेट्स कंपेयर टू द लायबिलिटीज़ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब टोटल इक्विटी अगर हम देखें तो इक्विटी के बाद में जो इनका पेड अप कैपिटल है या शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसको हम 2017 से लेके 2021 तक देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये जो इजाफा ये इनके रिजर्व्स में इजाफा है बेसिकली, क्योंकि जो इन्होंने शेयर्स की मद में इनिशियली जो कैपिटल गेन किया था उसके बाद इन्होंने ऐसा कोई राइट शेयर्स वगैरह इशू नहीं किए और ना ही कोई बोनस शेयर्स वगैरह दिए हैं।
तो जितना भी यहाँ पे आपको इजाफा नज़र आ रहा है 10 बिलियन से बढ़ते बढ़ते 15.9 बिलियन तक इनकी जो इक्विटी गई है वो इनके रिजर्व्स में इजाफा शो कर रही है। दैट इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। अब हम इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर की अगर हिस्ट्री देखें तो 2014 से लेके 2021 तक हमेशा ही ये प्रॉफिट में रही है, कभी भी लॉस में नहीं गई। लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ पैराबोलिक ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि 2014 से लेके 19 तक मुसलसल इंक्रीज करता रहा है, लेकिन उसके बाद फिर डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है। 20 में इनका कम होकर 6.14, 19 में हाईएस्ट इनका ईपीएस था 9.44, उसके बाद 21 में 4.52 और जो 22 में अब तक हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें 1.93 है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि 22 में भी अगर हम एक रफ एडजस्टमेंट करें तो यही लग रहा है कि इनका जो ईपीएस है वो 21 से भी कम होगा। तो यहाँ पर हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि जो एक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड था अप टिल 2019 उसमें अब एक डाउनवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है कंटिन्यूसली एज ऑफ नाउ। अब हम अगर इनकी डिविडेंड या पे आउट हिस्ट्री को देखें तो ये कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा देती रहती है और रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है। 2017 में इसने 3 रुपये 65 पैसे डिविडेंड दिया, 2018 में 2 रुपये 95 पैसे, 2019 में 3 रुपये, 2020 में 3 रुपये 75 पैसे, जबकि 2021 में इन्होंने सबसे ज़्यादा 8 रुपये का डिविडेंड दिया। 2022 में अब तक जो इनका हाफ ईयरली रिजल्ट है, यानी 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट है, उसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया। यहाँ पर एक रीज़न जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि अभी रिसेंटली इन्होंने जुलाई में एक डिविडेंड ज़रूर अनाउंस किया था, लेकिन वो जो डिविडेंड था वो पिछले साल के डिविडेंड में काउंट होगा, पिछले साल के रिजल्ट्स के बेस पे। लेकिन इस साल के अब तक के इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट के अगले 2 क्वार्टर्स में अगर इनको जो इनके वाजबात पेंडिंग है गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलते हैं तो होपफुली ये कोई अच्छा डिविडेंड देने की पोजीशन में होंगे। अब इन्वेस्टर्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनको आप एज अ कंक्लूजन भी ले सकते हैं इस वीडियो से। और यहाँ पर इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात वाजे कर दूँ कि मेरी बहुत सारी वीडियोस पे कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि आप एक कंक्लूसिव डेफिनेट बात किया करें कि इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। तो मैं कभी भी बाय एंड सेल कॉल्स के हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि आपके सामने जब सारे नंबर्स रख दिए जाएँ, कंपनी के हवाले से सारी डिटेल रख दी जाए, तो उसके बाद एज एन इन्वेस्टर आपको ख़ुद भी थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। किसी के कहने पर आप ना तो शेयर ख़रीदें ना ही किसी के कहने पे बेचें, क्योंकि हर एक की जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो उनकी रिस्क एपेटाइट होती है वो डिफरेंट होती है। हर एक का जो टारगेट्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। इसलिए मेरे कहने पे आप ना तो कोई शेयर ख़रीदें और ना ही मेरे कहने पे किसी शेयर को बेचें। अलबत्ता जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी बेस पे आप अपनी असेसमेंट करें। जो पहली मस्बत चीज़ है इस कंपनी के हवाले से वो ये है कि ये एक मजबूत ग्रुप का हिस्सा है, सैफ ग्रुप का हिस्सा है ये कंपनी। और इसका अगर हम डिविडेंड के हवाले से भी बात करें, जैसे हमने डिस्कस भी किया, तो ये एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है और रेगुलरली आपको डिविडेंड दे रही होती है। इसलिए वो लोग जो कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप का हिस्सा हो और जिसकी अच्छी बैकिंग हो और जो अच्छा डिविडेंड दे रही हो, उस लिहाज से ये कंपनी उनके लिए एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। जो चीज़ें इसकी पॉजिटिव हैं वो मैंने ग्रीन में शो की हैं और जो चीज़ें काइंड ऑफ नेगेटिव हैं उनको मैंने रेड में शो किया। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ एक ये देखने वाली है कि इस कंपनी के शेयर में अगर हम देखें तो जो वोलेटिलिटी है या उतार चढ़ाव है वो बहुत कम है। इसको आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन इसको मैं इस लिहाज से नेगेटिव भी कहूँगा कि अब कैपिटल गेन के चांसेस इस तरह की कंपनी में कम होते हैं। एक कंपनी जो पूरा साल सिर्फ 17 और 25 के बीच बीच में ही ट्रेड होती रहे, वहाँ पर आप कोई ज़्यादा कैपिटल गेन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ डिविडेंड की मद में ही ज़्यादा आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इस कंपनी के हवाले से या इस तरह की जो दीगर कंपनीज होती हैं उसके हवाले से आपको ये जहन में रखना चाहिए, जब ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये ना समझें कि ओवरनाइट आपकी कंपनी का शेयर 17 रुपये से 70 रुपये पे चला जाएगा या 17 रुपये से इवन 30 रुपये पे चला जाएगा। इस ऐसी कंपनी में कंपनी के शेयर की प्राइस ऊपर भी बहुत आहिस्ता जाती है और नीचे भी बहुत आहिस्ता आ जाती है। और इसकी बीटा वैल्यू आप देख लिया करें ऐसी कंपनीज़ की कि बीटा वैल्यू अगर जितनी कम होगी, 1 से जितनी कम होगी, इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी के शेयर में वोलेटिलिटी बहुत कम है। एक और नेगेटिव पॉइंट इसके हवाले से जो इन्होंने इस कंपनी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें भी मेंशन किया है कि जो पावर परचेजिंग की प्राइसेस हैं उसके ऊपर एक PWF पीरियड वेइंग फैक्टर लगाया गया है। और इस फैक्टर की वजह से एक कंपनी को ऐसे लग रहा है कि इसको जो एनुअल रिजल्ट्स होंगे उसमें कुछ लॉस इनको उसका सामना करना पड़ेगा। जो बेसिकली ये है कि जो इससे जो पावर परचेजिंग कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट है, वो जब इससे बिजली ख़रीदती है तो उसके ऊपर जो इसकी प्राइस सेट की जाती है उस पर एक इन्होंने एक फैक्टर लगा दिया है PWF के नाम से, पीरियडिक या पीरियड वेइंग फैक्टर।
तो वो जब कैलकुलेशंस होंगी इसकी बेसिस पे, तो कंपनी को जो पहले कीमत पड़ रही थी उसके मुकाबले में कुछ कम कीमत पड़ेगी, और इसकी वजह से जो इनके रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसके बाद एक मुस्बत चीज़ इस कंपनी के हवाले से ये भी है कि इसको रीसेंट पास्ट के अंदर भी 2 जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो इसके वाजिबात थे उनकी अदायगी हुई है। और जब भी किसी कंपनी को इस तरह की पेमेंट्स मिलती हैं तो कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर इसका एक पॉजिटिव असर पड़ता है। यही वजह है कि कंपनी ने फिर ₹4.5 का एक डिविडेंड भी दिया था, जो कि पिछले साल के डिविडेंड की मद में मिला है। तो कंपनीज़ को इस कंपनी के अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेड डेट्स हैं, यानी सर्कुलर डेट्स खास तौर पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस कंपनी के अभी भी ओवरड्यू भी हो चुके हैं, जो इस कंपनी को नहीं मिले। लेकिन उनके हवाले से कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है कि जो भी इन कंपनीज़ के पैसे वाजिबुल अदा हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऊपर एक और फैक्टर होता है इंटरेस्ट का भी। अगर वो अपने टाइम पे नहीं देते तो उसके ऊपर उस वो इंटरेस्ट भी अक्रू हो रहा होता है, और उसकी बेसिस पे इन कंपनीज़ को जो 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 पैसा इन कंपनीज़ का देना होता है गवर्नमेंट ने, वो भी बढ़ता चला जाता है। तो अगर तो टाइम पे मिलता है तो उनकी कैश फ्लो पे अच्छा असर पड़ता है, अगर नहीं भी मिलता और कंपनी के पास एटलीस्ट इतना पैसा हो कि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सके, तो फिर वो पैसा इनको फ्यूचर में जितना देर से मिलेगा वो ज़्यादा अमाउंट ही मिलेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट जो यहाँ मैंने डिस्कस करना है लेकिन वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, वो ये है कि इस कंपनी का ने एक आर्बिट्रेशन का केस भी विन किया है रिसेंटली अगेंस्ट गैस कंपनी, क्योंकि गैस जो इनको प्रोविजन होती है उसमें कुछ उसके हवाले से इनका एक केस चल रहा था एसएनजीपी के साथ कि इनको गैस नहीं दी गई। तो अब वो केस इन्होंने जीत तो लिया है लेकिन वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि उसके बाद जो गैस कंपनी है उसने कुछ केस आर्बिट्रेशन के हवाले से डाल दिया है कि इनको कोर्ट का ऑर्डर लेना चाहिए पहले। तो कुछ इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स भी आप इनकी रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हैं। तो उसको हम नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि वो अभी तक केस ऑनगोइंग है क्योंकि एसएनजीपी ने हार नहीं मानी, और पॉजिटिव इन द सेंस कि जो इनिशियल आर्बिट्रेशन केस है वो इन्होंने जीत लिया है। तो अगर वो केस इनके हक में जाता है तो उसकी वजह से भी जो इनकी कैश फ्लो है उसके ऊपर एक और मुस्बत असर पड़ सकता है, एंड वाइस वर्सा एज वेल। एनीवेज ये थी आज की वीडियो जिसमें SPWL के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी बेस्ड ऑन माय रिसर्च वो आपके साथ शेयर की गई। इसकी बेसिस पे आप एक बेहतर पोजीशन पे होंगे कि कंपनी के हवाले से कोई भी डिसीजन अगर आपने लेना है इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आप ले सकें। द चॉइस इज़ योर्स, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको फ़ायदा देगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चूँकि ऐसी वीडियोज़ बहुत मेहनत के साथ, रिसर्च के साथ बनाई जाती हैं, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।